स्टूडेंट, निर्मल टीवी के ऑनलाइन क्लासेस में मैं रेणुका आपका स्वागत करती हूँ। आज अधिगम के लिए आकलन के अंतर्गत मैं आपके सामने लेकर उपस्थित हूँ दत्त कार्य एवं क्रियाकलापों का विकास। दत्त कार्य यानी दिया जाने वाला कार्य, जिसे हम बोल सकते हैं गृह कार्य, जो हम बच्चों को देते हैं। शिक्षण प्रक्रिया में जो शिक्षक द्वारा छात्र को घर पर दोहरान के लिए, रिवीजन के लिए जो कार्य दिया जाता है उसे हम दत्त कार्य कहते हैं। जो भी कार्य, जो भी एक्टिविटी दी जाती है वह दत्त कार्य कहलाते हैं, क्रियाकलाप कहलाते हैं। इनका विकास कैसे होता है? सबसे पहला हमारा दत्त कार्य व्यूह रचना। दत्त कार्य का अर्थ क्या है? दत्त कार्य वह कार्य है, क्या अर्थ है? दत्त कार्य वह कार्य है जो दत्त कार्य वह कार्य है जो शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए छात्रों को स्वयं करने के लिए दिया जाता है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में जो घर पर करने के लिए, छात्रों को स्वयं करने के लिए जो शिक्षक द्वारा कार्य दिया जाता है वह दत्त कार्य कहलाता है, जो कि निर्धारित शैक्षिक उद्देश्यों की क्या कराता है? पूर्ति कराता है। दत्त कार्य वह कार्य है जो शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए छात्र को स्वयं करने के लिए, उसमें शिक्षक का कोई सपोर्ट नहीं रहता है, वह जो ज्ञान उसने क्लासरूम में अर्जित किया है उसको उसके रिवीजन के लिए या उसको स्थायी रूप प्रदान करने के लिए शिक्षक द्वारा वह घर पर करने के लिए दिया जाता है, वह दत्त कार्य कहलाता है। इसके दो रूप होते हैं। एक तो छात्रों को कक्षा में करने के लिए, मैंने कहा घर पर करने के लिए दिया जाता है। दो रूप होते हैं इसके। पहला, एक तो कक्षा में करने के लिए दिया जाए और दूसरा घर पर करने के लिए दिया जाए। यानी कि कक्षा में भी शिक्षक जब पढ़ाए हुए ज्ञान का रिवीजन चाहता है तो उसे क्लास में काम करने के लिए, वह स्वयं करने के लिए दे देता है। और उस समय क्या होता है कि अध्यापक वो जो छात्र है वह अध्यापक की निगरानी में अपना कार्य संपन्न करते हैं। यानी अध्यापक द्वारा उनका उस समय निरीक्षण कर लिया जाता है और जो कार्य घर पर करने के लिए दिया जाता है उसका नेक्स्ट डे, दूसरे दिन शिक्षक के द्वारा निरीक्षण किया जाता है, जांच की जाती है। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो कक्षा में किए जा रहे शिक्षण अधिगम का यह क्या है? दत्त कार्य अभिन्न अंग है। शिक्षण प्रक्रिया का ये क्या है? अभिन्न अंग, ना अलग हो सकने वाला पार्ट। क्या? गृह कार्य या दक्ष कार्य, दत्त कार्य। शिक्षक द्वारा अगर छात्र को, जैसे मैंने ये बताया, कल आपको बताया था मैंने कि जो प्रोजेक्ट मेथड होता है वह उसमें शिक्षक एवं निर्देशक की भूमिका निभाता है। छात्र उसको स्वयं करने की कोशिश करता है, किसी भी समस्या का समाधान छात्र स्वयं ढूंढने की कोशिश करता है। अगर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में जो अधिगम करता है यानी छात्र है, उसको केवल दिया ही दिया जाएगा, यानी कि उसे पढ़ाया ही पढ़ाया जाएगा, शिक्षण ही शिक्षण कराया जाएगा और उससे किसी प्रकार का रिप्लाई नहीं लिया जाएगा, उसे पता ही नहीं चलेगा शिक्षक को, तो शिक्षक को ये पता ही नहीं चलेगा कि छात्र सीख रहा है या नहीं सीख रहा है, किस गति से आगे बढ़ रहा है, या मैंने जिन तकनीकों के द्वारा इसे पढ़ाया है उसने उस तकनीक से इस विषय वस्तु को कितना ग्रहण किया है। तो एक ये अभिन्न अंग है, इसमें शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, या हम कहें कि अधिगम प्रक्रिया को अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए, शिक्षण उद्देश्यों के 100% प्राप्ति के लिए हमें दत्त कार्य की आवश्यकता होती है। दत्त कार्य छात्रों को
दत्त कारक का प्रयोग सभी विषयों में किया जाता है, सभी विषयों में ये दिया जा सकता है। इसकी कोई बाउंडेशन नहीं है कि शिक्षक अपने पढ़ाए हुए ज्ञान की जांच करने के लिए, अपने पढ़ाए हुए विषय वस्तु की जांच शिक्षा की जांच करने के लिए, छात्रों के लेवल की जांच करने के लिए दत्त कारक का प्रयोग करता है। इसे वह कक्षा के में करने के लिए दे सकता है, विद्यालय समय में विद्यालय में करने के लिए दे सकता है, और घर पर जाने पर घर पर करने के लिए भी दे सकता है। और बाकायदा इसका उपयोग तभी है, यह महत्वपूर्ण तभी है जब शिक्षक द्वारा अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन किया जाए कि जो दत्त कार्य बालक को दिया गया है, जो भी कार्य करने के लिए उसे दिया गया है, उसकी वह बाकायदा क्या करे, जांच करे, उसका निरीक्षण करे, उसका परीक्षण करे। क्योंकि अगर ऐसा रेगुलर नहीं हो पाता है, नियमित रूप से अगर शिक्षक उस कार्य की जांच नहीं करता है, तो छात्र क्या हो जाते हैं, लापरवाह हो जाते हैं और उनकी शिक्षण प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाती है। जिस उद्देश्यों से उस पढ़ाया गया है छात्र को, जिस उद्देश्य से वह क्लास में आ रहा है, विद्यालय में आ रहा है, जिस उद्देश्य से जिन शैक्षिक तकनीकों का शिक्षक ने प्रयोग किया है अधिगम के लिए, वह उद्देश्य सफल नहीं हो पाता है। अब आता है ये दत्त कारक का जो महत्व है, वह अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग, वैसे तो दत्त कारक अपने आप में एक विशेष महत्व है, क्योंकि इससे छात्र घर पर भी कुछ सीखने के लिए प्रेरित होते हैं। ऐसा नहीं है कि विद्यालय में जो पढ़ा और उसे वह दूसरे दिन तक या लंबे समय तक याद रख पाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है जब तक उसका रिवीजन नहीं किया जाए। तो दत्त कारक के माध्यम से छात्र के ज्ञान को स्थायित्व प्रदान किया जा सकता है। फिर भी अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने इसकी अलग अलग परिभाषाएं प्रदान की हैं कि इसके महत्व को अलग अलग परिभाषाओं के रूप में परिभाषित किया है। तो पहला है इसमें प्रोफेसर योकम तथा सिम्पसन। प्रोफेसर योकम तथा सिम्पसन। अब देखिए, इनके अनुसार स्वतंत्र अध्ययन दत्त कारक के बिना नहीं हो सकता। ये कहते हैं इसके महत्व को प्रतिपादित करते हुए कि स्वतंत्र अध्ययन दत्त कारक के बिना नहीं हो सकता। स्वतंत्र अध्ययन दत्त कारक के बिना नहीं हो सकता। यही रुचि उत्पन्न करता है, यही दिशा दर्शन करता है और यही सफलता निश्चित करता है। यही दत्त कारक क्या करता है, रुचि उत्पन्न करता है, यही रुचि उत्पन्न करता है, यही दिशा निर्देश करता है, यही दिशा दर्शन करता है, यही सफलता निश्चित करता है। देखिए, यहाँ बताया गया है, प्रोफेसर योकम और सिम्पसन ने बताया है कि स्वतंत्र अध्ययन दत्त कारक के बिना नहीं हो सकता। आपने देखा होगा, आपने महसूस भी किया है कि स्टूडेंट लाइफ में कि एक क्लास में बहुत सारे बच्चे 20 से और 50-60 तक स्टूडेंट मौजूद होते हैं और उन सब की व्यक्तिगत भिन्नताएं उनमें विद्यमान होती हैं। मैं बार बार आपको बता चुकी हूँ कि हर व्यक्ति की विचारों की दृष्टि से, बनावट की दृष्टि से, व्यवहार की दृष्टि से, सभी तरह से, लर्निंग कैपेसिटी की दृष्टि से, सभी तरह से उनमें व्यक्तिगत भिन्नताएं विद्यमान होती है। लेकिन उन सबके बीच में टीचर कितना होता है, एक विषय वस्तु को पढ़ाने के लिए, एक सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए एक शिक्षक वहाँ पर होता है और उस शिक्षक के पास भी समय सीमा निर्धारित होती है कि आपको इतने समय में इतने छात्रों को ये चीज़ पढ़ानी है, कोई भी चीज़ जो भी सिलेबस है वह पढ़ाना है। तो शिक्षक अपना दायित्व वहाँ निभाता है, वहाँ वह सभी बच्चों को वहाँ पर शिक्षण कराता है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि व्यक्तिगत भिन्नताओं के चलते प्रत्येक स्टूडेंट अपनी गति से आगे बढ़ता है। तो
अगर उसे घर पर करने के लिए कोई कार्य नहीं दिया गया है, कक्षा में करने के लिए कोई कार्य नहीं दिया गया है जिसमें बालक अपनी सोच का प्रयोग करे, अपने विचारों का प्रयोग करे, अपनी क्षमता का प्रयोग करे, अपने ज्ञान का प्रयोग करे, अगर ऐसा कार्य उसे नहीं दिया जाता है करने के लिए तो वह कुछ भी नहीं सीख सकता है। तो यही बताया गया है कि स्वतंत्र अध्ययन के लिए खुद यहाँ पर तो फाउंडेशन में अध्ययन करता है, शिक्षक ने पढ़ाया, उसने लिख लिया, उसने सुन लिया, लेकिन ऐसे ज्ञान स्थायी तब हो पाएंगे जब उसे खुद सोचने समझने की कैपेसिटी उसमें विकसित होगी। जो उसने यहाँ सीखा है उसे वह घर जाके दोहरान करेगा, क्लास में बैठकर वह दोहरान करेगा, उसे करनी, जैसे मैथ का कोई सवाल है और पूरी एक्सरसाइज हमें समझनी है, तो उसमें एक सूत्र कार्य कर रहा है, उस सूत्र को शिक्षक ने समझा दिया है, आपको याद हो गया है, लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि आप इसके माध्यम से सवाल हल कर सकते हो? इसके लिए गृह कार्य की आवश्यकता होती है, दिए गए कार्य छात्र को स्वतंत्र रूप से उस सवाल को हल करने की आवश्यकता होती है। उसे खुद को पता रहता है, पता चलता है कि वास्तव में कहाँ पर गलती हो सकती है, कहाँ मुझे किस सोच का प्रयोग करना, किस तरीके से सवाल हल करना है। तो स्वतंत्र अध्ययन तत्व कार्य के माध्यम से ही किया जाता है। और जब तक हम किसी कार्य को स्वयं नहीं करते, चाहे वह कैसी भी हो, कोई सा भी वर्क हो, कोई सा भी दुनिया में जिस कार्य में हम स्वयं इन्वॉल्व नहीं होते उसमें रुचि उत्पन्न नहीं हो सकती। कई देखा है, कई बार क्लास लेते थे हमें कहना पड़ता है कि पीछे से बच्चे सो रहे हैं, क्यों? आगे तो मैडम खड़ी है, सर खड़े हैं, तो आगे तो वह उनकी सारी इंद्रियां काम कर रही हैं और पीछे वाले मजे करते हैं। तो बात यही है कि रुचि क्यों करते हैं कि उनको इंटरेस्ट नहीं आता, सुनते सुनते उन्हें ऐसी लगती है कथा सी, और जब तक वह खुद उसको कार्य को नहीं करते तब तक वह इंटरेस्ट से सीख नहीं सकते। सही दिशा दर्शन भी यही दत्त कार्य करता है कि आपको यह कार्य कहाँ पर काम आता है। सफलता भी व्यक्ति की यही निश्चित करता है, जितनी बार आप किसी सब्जेक्ट को पढ़ोगे, स्वतंत्र रूप से पढ़ोगे, अपने आप से उसका अध्ययन करोगे, अपने ज्ञान को आप धीरे धीरे स्थायित्व प्रदान करोगे। तो ये थी प्रोफेसर योकम और सिम्पसन के अनुसार इसका महत्व दत्त कार्य का। अब है डोगलस तथा मिल्स के अनुसार दत्त कार्य शिक्षण के महत्वपूर्ण पक्ष का प्रतिनिधित्व करता है। शिक्षण के महत्वपूर्ण पक्ष में कौन आता है? दत्त कार्य आता है। मैंने बता दिया कि इसका महत्व यही है कि छात्र इसमें सक्रिय रूप से भाग ले सकता है, स्वतंत्र रूप से भाग ले सकता है। इसका परंपरागत अर्थ क्या है? वह कार्य जो छात्र को स्वतंत्र अध्ययन के लिए उनकी रुचि जाने बिना ही करने के लिए दिया जाता था। रुचि जाने बिना गृह कार्य कोई नहीं करना चाहता, तो इसका परंपरागत जो अर्थ था वो यही था, वह कार्य ऐसा कार्य जो छात्रों की रुचि जाने के बिना ही उन्हें करने के लिए दिया जाता था। नवीन अर्थ में क्या कहते हैं? ये तो परंपरागत अर्थ था, ट्रेडिशनल डेफिनेशन थी। दत्त कार्य अनुदेशीय क्रिया का वह अंग है जो छात्र को ज्ञान की अगली इकाई की स्पष्ट जानकारी कराकर उसकी मान्यता प्राप्त करके उन विधियों की जानकारी कराकर जिनसे ज्ञान अर्जन अत्यधिक प्रभावशाली ढंग से हो सके दिया जाता है। इसमें 4 बातें स्पष्ट हैं। पहली है कार्य देना। 4 बातें हैं इसमें। कार्य का देना, दूसरी है छात्र द्वारा कार्य की स्वीकृति, तीसरी है आने वाले पाठ से संबंधित कार्य, आने वाले पाठ से संबंधित कार्य। चौथा है बालक का आत्मक्रिया से प्रभावशाली ज्ञान उत्पत्ति में बालक का आत्मक्रिया से
आने वाले आत्म क्रिया से आने वाले ज्ञान उत्पत्ति में विश्वास। देखिए, 4 बातें इस दत्त कार्य में महत्वपूर्ण है। एक तो कार्य का देना, छात्र को कार्य दिया जाता है, छात्र द्वारा कार्य की स्वीकृति, छात्र ने उसे करने के लिए क्या कर लिया है, एक्सेप्ट कर लिया है। तीसरा है आने वाले पाठ संबंधी कार्य, यानी कि जो पाठ शिक्षक के द्वारा कल पढ़ाया जाना है, शिक्षक उसके विषय में उसे सूचित करता है कि आप इस लेसन को पहले से पढ़ के आना, जितना समझ में आता है उतना पढ़ के आना। बालक का आत्मक्रिया से आने वाले ज्ञान उत्पत्ति में विश्वास। अब जब बालक उसे पढ़ के आएगा आने वाले पाठ को, पढ़ाए जाने वाले लेसन को, तो उसमें अपने आप ही कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, मुझे ये विषय वस्तु आज कक्षा में जाके पढ़नी है, ये मेरे इतनी समझ में आई है, मुझे यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है, ये चीज़ मुझे वहाँ पर पूछनी है, ये समस्या वह खुद ही सुलझाएगा। तो ये दत्त कार्य का नवीन अर्थ है, जिसमें 4 बातें बताई गई हैं कि यह वह अंग है जो छात्रों को ज्ञान की अगली इकाई की स्पष्ट जानकारी कराता है। यह छात्रों को आने वाली इकाई की स्पष्ट जानकारी कराता है। उसके बाद उसकी मान्यता प्राप्त करके उन विधियों की जानकारी कराकर ज्ञान अर्जन अत्यधिक प्रभावशाली ढंग से किया जा सकता है। ये तो थे इसके महत्व, मैंने आपको बता दिया। दत्त कार्य का अर्थ, दत्त कार्य का महत्व, दत्त कार्य की परिभाषाएं अलग अलग मनोवैज्ञानिकों के द्वारा। हम देखते हैं दत्त कार्य के उद्देश्य। क्या उद्देश्य है दत्त कार्य? दत्त कार्य के उद्देश्य, दत्त कार्य के देखिए महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं। पढ़ी हुई विषय वस्तु का पुनरावलोकन करना, पहला इसका उद्देश्य है पढ़ी हुई विषय वस्तु का पुनरावलोकन करना। पढ़ी हुई विषय वस्तु का पुनरावलोकन करना। देखिए, सबसे पहला उद्देश्य इसका है पढ़ी हुई विषय वस्तु का पुनरावलोकन करना। छात्र को शिक्षक के द्वारा जब पढ़े हुए कक्षा में पढ़ाए हुए कार्य में से जब दत्त कार्य दिया जाता है, स्वतंत्र रूप से करने के लिए, घर पर करने के लिए, कक्षा में करने के लिए जो कार्य दिया जाता है, उससे क्या होता है, छात्र के द्वारा उस विषय वस्तु को दोबारा देखा जाता है। और मैंने कहा कि दोहरान से ही उसके ज्ञान को स्थायित्व प्राप्त होता है। तो ये उद्देश्य है कि वह दोबारा उसे देख सके। कौन? छात्र। क्लास में पढ़कर ही वह उसे नहीं छोड़ दे, घर पर भी वह पढ़ने के लिए मजबूर हो। इसलिए यह दत्त कार्य का उद्देश्य है, पढ़ी हुई विषय वस्तु का अभ्यास द्वारा आत्मसात करना। पढ़ी हुई विषय वस्तु को अभ्यास द्वारा आत्मसात करना। आत्मसात करना, ग्रहण करना। जो उसने विषय वस्तु पढ़ी है वह क्लास में उसके कितनी समझ में आई है, उसे ग्रहण करना। वहाँ तो उसने पढ़ा है, सीखा नहीं है, केवल क्या क्लास में उसने ग्रहण किया है, जो शिक्षक ने दिया उसने लेके रख लिया, उसे आत्मसात नहीं किया। उसके समझ में तब आएगा वह जब वह उसका पुनरावलोकन करके घर पर उसे स्वयं करने की कोशिश करेगा, तब वह उसे आत्मसात कर पाएगा। पढ़ी हुई विषय वस्तु का नई परिस्थितियों में प्रयोग करना, इसका उद्देश्य है नई परिस्थितियों में प्रयोग करना विषय वस्तु का। नई परिस्थितियों में
प्रयोग करना, पढ़ी हुई जो विषय वस्तु है उसका नई परिस्थितियों में प्रयोग वह कर सके। अगर वह ग्रहण कर लेता है, आत्मसात कर लेता है ज्ञान को, तो वह आसानी से उस ज्ञान का अपने जीवन में क्या करना सीख जाता है, प्रयोग करना सीख जाएगा। नए ज्ञान की खोज करना, नए ज्ञान की खोज करना, जो विषय वस्तु वह कर पढ़ेगा, दोबारा उसे देखेगा तो वह नई नई वस्तु चीज़ों को खोजने का भी प्रयास करेगा, ये उसका उद्देश्य है। आगे पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु का सामान्य अवलोकन करना, आगे पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु का सामान्य अवलोकन करना, यानी कि मैंने बताया था अभी इसके महत्व है कि वह अगली कक्षा के लिए भी तैयारी करता है। शिक्षक द्वारा उसे नेक्स्ट जो दूसरे दिन पाठ पढ़ाया जाना है, जो विषय वस्तु पढ़ाई जानी है, उसके विषय में अध्ययन करने के लिए कह दिया जाता है। तो वह उसके विषय उसको सामान्य रूप से देख लेगा, जो भी कठिनाई उसे आ रही हैं उसके उद्देश्य समझ में आ जाएंगे और उनको कक्षा में वह वाद विवाद के माध्यम से गुरुजी से पूछकर, टीचर से पूछकर उसको अपनी शंकाओं का निवारण कर सकता है। छात्रों में प्रभावशाली अध्ययन की स्वस्थ आदतों का विकास करना, छात्रों में प्रभावशाली अध्ययन की स्वस्थ आदतों का विकास करना। देखिए ये इसके उद्देश्य है। सबसे पहला उद्देश्य इसका है पढ़ी हुई विषय वस्तु का पुनरावलोकन करना। जो कक्षा में उसने सीख लिया है उसे वह घर पर एक बार देख ले। कक्षा में हम कई बार कह देते हैं कि जो अभी पढ़ाया है उसका रिवीजन कीजिए, उसे पढ़ के देखिए। तो दोबारा जब देखेगा, एक बार पढ़ने से जो चीज़ उससे छूट गई है, जो चीज़ उसके समझ में नहीं आई है, दोबारा अध्ययन करने से वह उसको समझ सकता है। पढ़ी हुई विषय वस्तु को अभ्यास द्वारा आत्मसात करना हो सकता है। जब शिक्षक पढ़ा रहा हो, उसका ध्यान नहीं हो, उसके कम समझ में आई हो, उसने ग्रहण नहीं की हो, अगर वो उसको दोबारा देखेगा, उससे स्वयं स्वतंत्र अध्ययन करने की कोशिश करेगा, तो वह उस ज्ञान को क्या भी ग्रहण भी करेगा, आत्मसात भी करेगा। और जब ज्ञान आत्मसात हो जाएगा तो उस ज्ञान का प्रयोग वह अपनी जीवन की परिस्थितियों में करेगा, यानी नई परिस्थितियों में उसका प्रयोग कर पाएगा। नए ज्ञान की वह खोज भी कर पाएगा। जब वह पढ़ेगा ही नहीं तो कोई कोशिश नहीं करेगा, कोई खोज नहीं करेगा, कुछ उसके समझ में नहीं आएगा। अगली विषय वस्तु का सामान्य जो नेक्स्ट डे अगले दिन शिक्षक द्वारा जो पढ़ाया जाना है उसकी सामान्य जानकारी भी दत्त कार्य के माध्यम से ली जा सकती है कि आप अगले पाठ को पढ़ के आना, अगले लेसन को समझ के आना। हो सकता है आपके समझ में आ जाए, जो भी परेशानी हो वो यहाँ पर क्लियर कर सकते हो। जब आप पढ़ के ही नहीं आओगे बिल्कुल भी, तो कोरे कागज़ की तरह यहाँ बैठे रहोगे। जो पढ़ा दिया, चाहे टीचर ने सही पढ़ाया है, चाहे गलत पढ़ाया है, चाहे आपका ध्यान है, चाहे आपको आता है, चाहे नहीं आता है, आप चुपचाप बैठे रहोगे। अगर आपने पहले से पढ़ा हुआ होगा तो आप उसके विषय में क्वेश्चन भी टीचर के सामने रख सकते हो और अपने जो कन्फ्यूज़न है वह क्लियर कर सकते हो। तो अगला है छात्रों में प्रभावशाली अध्ययन की स्वस्थ आदतों का विकास किया जा सकता है। कई छात्र होते हैं केवल विद्यालय, माता पिता के डर से विद्यालय आते हैं, कक्षा में बैठ जाते हैं शिक्षक के डर से, लेकिन घर पर वह बिल्कुल पढ़ाई नहीं कर पाते और उनको ऐसा वातावरण नहीं मिल पाता, वह निश्चिंत हो जाते हैं, तो वह कुछ भी ग्रहण नहीं कर पाते। तो प्रभावशाली अध्ययन की आदत का विकास भी इसके माध्यम से किया जा सकता है। ये तो थे दत्त कार्य के उद्देश्य। अब आते हैं दत्त कार्य के प्रकार। दत्त कार्य के प्रकार।
दत्तकार, नए ढंग का दत्तकार। जो युगम की परिभाषा पढ़ी थी हमने, युगम ने दो भागों में बांटा है इसको, परंपरागत दत्तकार और दूसरा है परंपरागत दत्तकार, नए ढंग का दत्तकार। परंपरागत दत्तकार नाम से स्पष्ट है, ओल्ड टाइप असाइनमेंट, यानी परंपरागत दत्तकार में देखिए पहले जब शिक्षक जो दिया जाता था बच्चों को होमवर्क करने के लिए दिया जाता था या क्लास वर्क करने के लिए दिया जाता, तो ये दिया जाता कि शिक्षक ने पाठ पढ़ा दिया है। जैसे संस्कृत का कोई चैप्टर है, संस्कृत में या हिंदी की कोई कविता है, आपने उसकी व्याख्या कर दिया, आप कहोगे आप बैठ के इसका अध्ययन करो, पाठ का सारांश लिखो। ये सारे कार्य किसमें आते हैं? परंपरागत दत्तकार के अंतर्गत आ जाते हैं। देखिए परंपरागत दत्तकार के अंतर्गत कौन कौन से कार्य आ सकते हैं। पहला है, क्या क्या दे सकते हैं? पृष्ठ सारांश, जो पेज पढ़ाया है उसका सारांश लिखिए, पृष्ठ सारांश। दूसरा है विषय सारांश, तीसरा है अभ्यास। अभी आपको मैंने बताया था ना कि मैथ में एक सवाल दे दिया, पूरी प्रश्नावली का अभ्यास करने के लिए छात्रों से कहा जाता है प्रश्न और प्रयोग। प्रश्न पूछे जा सकते हैं, प्रयोग करवाया जा सकता है। ये तो किसके अंतर्गत आ गए? परंपरागत दत्तकार के अंतर्गत आ गए, जिसमें पहला है पृष्ठ सारांश, जो पढ़ाई गई विषय वस्तु उसका सारांश लिखने के लिए कह दिया जाता है। विषय सारांश, अभ्यास, प्रश्न और प्रयोग। अब है नए ढंग का दत्तकार। जिसमें पहला है हमारा नए ढंग का दत्तकार। पहला था परंपरागत ढंग का दत्तकार, नए ढंग का दत्तकार में प्रोजेक्ट इकाई, प्रोजेक्ट बनवाया जाता है विषय से संबंधित। प्रोजेक्ट इकाई, क्रिया और समस्या। ये नए ढंग के दत्तकार हैं जो वर्तमान शिक्षा पद्धति में प्रचलित हैं। वर्तमान शिक्षा प्रक्रिया में शिक्षक के द्वारा काम में लिए जाते हैं। छात्रों को कोई समस्या दे दी जाती है कि आप इसका समाधान ढूंढ के लाएंगे, आपके द्वारा ये क्रिया संपन्न की जाएगी, इस इकाई का प्रोजेक्ट बनाया जाएगा। पृष्ठ का सारांश, ये परंपरागत ढंग के दत्तकार हैं जिसमें पृष्ठ का सारांश, विषय का सारांश, अभ्यास, प्रश्न और प्रयोग, ये थे इसके परंपरा दो प्रकार योगम के अनुसार। अब देखिए परंपरागत ढंग के दत्तकार में किस पर जोर था? टोटली इन सब कार्यों में किस पर जोर था, किस पर बल दिया गया है? छात्र के स्मृति स्तर पर। किस पर? छात्र के स्मृति स्तर पर, कि उसे याद करना है कि क्या पढ़ा है। और नए ढंग का जो नए ढंग के कार्य हैं उसमें छात्रों के मौलिक चिंतन, या हम कह सकते हैं इसमें छात्रों की क्रिएटिविटी को बढ़ाया गया है। इसमें छात्रों के मौलिक चिंतन को मजबूत बनाया गया है, इस पर बल दिया गया है। जो परंपरागत ढंग का दत्तकार है वह छात्रों के स्मृति स्तर पर आधारित है, वह कितना याद कर सकता है, कितना उसने ग्रहण किया है, उस हिसाब से उसको कार्य दिया जाता है।
और जो नए ढंग के दत्तकार हैं वह छात्रों के मौलिक चिंतन को बढ़ाने के लिए, यानी कि आपने ये सीख लिया, अब इसका आप प्रयोग कैसे करोगे, इससे संबंधित प्रोजेक्ट कैसे तैयार करोगे। जैसे आपने ताजमहल का अध्ययन कराया, ताजमहल की विशेषताएं बताई, ताजमहल का आपने सारा निर्माण कार्य उसको बताया, बनावट बता दी। अब आप उसको गृहकार्य करने के लिए क्या दोगे, दत्तकार्य क्या हो जाएगा कि आप उसका मॉडल बना के लाइए, और इसमें क्या आएगा कि जो पढ़ाया गया है उसे आप सार रूप में लिखिए या उससे संबंधित प्रश्न पूछ ले जाएंगे। इसमें क्या होगा, उससे संबंधित चित्र का निर्माण, मॉडल चार्ट मानचित्र वगैरह बनवाए जाएंगे। तो इसमें मौलिक चिंतन को डेवलप किया जाता है, जबकि उसमें स्मृति चिंतन को डेवलप किया जाता है। ये योकम ने इन्हें दो भागों में बांटा था, दत्तकार्य को, परंपरागत ढंग का दत्तकार्य और नए ढंग का दत्तकार्य। अब है दत्तकार्य निर्माण में